बात आज बनारस की होगी, लेकिन दिल्ली के स्टूडियो से नहीं हो रही है। दरअसल बनारस में ही हो रही है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये पप्पू चाय की दुकान के वजह से जाना जाता है, या ये रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर उस वजह से जाना जाता है, 80 घाट की वजह से जाना जाता है, या फिर बनारस एक नए तरीके की परिभाषा घड़ने के लिए एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर कह सकते हैं सियासत के रंग में बनारस या बनारस के रंग में सियासत। दरअसल आज दस्तक बड़ी जबरदस्त हुई। शाम का वक्त या सुबह का वक्त, सुबह धरना था और शाम में नरेंद्र मोदी का आगमन था। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखला रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में बनारस पहुंचे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उड़न खटोले से उतरे, उसके बाद काफिला निकला और यह काफिला इतना जबरदस्त, धीरे धीरे सुरक्षा व्यवस्था टूट गई, लोग जन सैलाब की तरह हिलोरे मार रहे थे और उसके बाद ये आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ा, उसके बाद लगातार सकरी सकरी गलियों में से गुजरते गुजरते ये काफिला देर शाम या देर रात तो ना कहिए, शाम के वक्त पहुंचा ये दरअसल बीजेपी हेडक्वार्टर में। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त नरेंद्र मोदी ने वहां पर दिया और उसके 15 से 20 मिनट के बाद, अब से तकरीबन 20 मिनट पहले, नरेंद्र मोदी बनारस से निकल गए। बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बनारस में उनकी दस्तक जिस तरीके से होती है वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि वो मान चुके हैं, जीत चुके हैं, वो मान चुके हैं, पीएम हो चुके हैं। जनादेश का इंतजार हर कोई कर रहा है। बनारस अपने तरीके से जी रहा है। बनारस समझ रहा है कि इस देश में शायद परिवर्तन की हवा है। बनारस समझ रहा है शायद सरोकार की राजनीति की जरूरत है। चलिए इसके बाद हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखलाते हैं। दरअसल गंगा आरती के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था, उन्हें इजाजत नहीं मिली, या बीजेपी ने कहा था इजाजत नहीं मिली। घाट से आवाज आई, आरती के लिए इजाजत नहीं मांगी जाती है, आप आइए, स्वागत है आपका। शाम होते होते दरअसल उस आरती स्थल पे अरविंद केजरीवाल नजर आ गए। आप तस्वीरों में देखिए अरविंद केजरीवाल आरती स्थल पर शाम के वक्त, और उन्होंने भी दरअसल उससे पहले ट्वीट कर दिया कि आरती के लिए किस तरीके की इजाजत चाहिए। दरअसल आरती का महत्व बनारस में इस लिहाज से भी है क्योंकि उसकी एक पहचान है, लेकिन हमें याद है अयोध्या के आंदोलन के दौर में भी इस आरती को, जो महाआरती होती है घाट किनारे, वहां पर उसको राजनीतिक या सामाजिक तौर पर प्रचार प्रसार के लिए उपयोग में लाने की बात हुई थी। स्थिति तब भी अनुकूल नहीं हुई, स्थिति तब भी बिगड़ी। घाट से यही आवाज आई, आरती का अपना महत्व, इसे यही रहने दीजिए। तब बात साधु संतों की हो रही थी, अब बात राजनीति की हो रही है। दरअसल एक तरफ बनारस में मोदी का आना, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का आज आरती में शामिल हो रहा, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बात क्या की। हम सीधे चलते हैं अमिताभ के पास, जिनके साथ इस वक्त अनंत कुमार हैं। अमिताभ, जरा पूछिए नरेंद्र मोदी ने कौन सा ककहरा सिखाया बनारस में कार्यकर्ताओं को? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के महासचिव अनंत कुमार। अनंत जी, पूरे दिन का घटनाक्रम देखें, ये शो बढ़िया था या नामांकन के दिन वाला? देखिए, नामांकन शुरुआत था, ये शिखर था, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते हैं। यानी जिस दिन से माननीय नरेंद्र भाई मोदी यहाँ बनारस में अपना नामांकन पत्र भरा है, यहाँ के आम जनता को लग चुकी है, यानी वो एक प्रधानमंत्री के लिए वोट डालने वाले हैं। आनंद जी, इसमें एक और सवाल उठता है, जिस तरह से रोड शो किया और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, अगर आपको रैली की अनुमति मिल गई होती तो ये शायद प्रशासन के लिए आसान ज्यादा होता। ये तो रोड शो नहीं था। नरेंद्र भाई यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आए थे, लेकिन जब वो आए, जनता का इतना प्यार है और इतना उनमें जोश है, उमंग है, जुनून है, उन्होंने ऐसे एक अभूतपूर्व स्वागत नरेंद्र भाई को दिया और वो रोड शो से बड़ा हो गया। अनंत जी, आखिरी सवाल, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिले, वो क्या संदेश दिया कार्यकर्ताओं को उन्होंने, जो वाराणसी का कार्यकर्ता है? उन्होंने ये कहा, पोलिंग बूथ जीत का जननी है, इसलिए हर पोलिंग बूथ के ऊपर फोकस करना चाहिए और हर पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलना चाहिए, और यदि पोलिंग बूथ जीते तो चुनाव जीते। गंगा में पूजा नहीं कर पाए वो? गंगा का आशीर्वाद है और उनके तरफ से
लाखों लोग बनारसी गंगा जी का आरती भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, दोबारा आएंगे, 2 दिन से प्रचार का बाकी है। वो बिहार में और पूर्वांचल में अपने अभियान के लिए, प्रचार के लिए रवाना हो गए हैं और हर एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि बन करके यहाँ का गढ़ संभालेंगे। धन्यवाद आनंद जी। कैमरामैन शकील के साथ अमिताभ सिन्हा, वाराणसी, आज तक। अनंत कुमार कर्नाटक से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं, केजरीवाल हरियाणा के हैं लेकिन दिल्ली होते हुए बनारस पहुंचे हैं। अजय राय यहीं के हैं। सवाल कई है। दरअसल बनारस, समूचा बनारस उन नेताओं के साथ अपने ताल को बैठाने की कोशिश क्यों कर रहा है जो यहां के नहीं है? दूसरा सवाल, क्या वो इस बार बाहर के लोगों के साथ ताल बैठाता आएगा? अगर बैठा पाएगा तो इससे पहले भी बनारस के साथ यही हुआ और आज से नहीं, आजादी के बाद से हुआ है। और जिस बूथ मैनेजमेंट की बात नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से की, 1600 बूथ बनारस में रहेंगे। और हमें जो जानकारी मिली है, बीजेपी ने हर बूथ मैनेजमेंट के लिए पुख्ता तौर पे अपनी स्थिति मजबूत की है। आम आदमी पार्टी ने 1047 बूथ के लिए व्यवस्था कर ली है। इस बार 400 महिलाएं भी हैं उनके साथ। लेकिन इसके बाद एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आज दिन भर बनारस में नमो नमो क्यों होता रहा, और अगर होता रहा तो उसका अंदाज क्या था और मिजाज क्या था बनारस के रंग में। चलिए एक रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको। रंग मोदी का और रस बनारस वाला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लंका गेट पर जोश और जुनून का समंदर नजर आ रहा था। चारों तरफ से लोग उमड़ते जा रहे थे और लंका चौक मोदीमय हुआ जा रहा था। रोहनिया की रैली के बाद नरेंद्र मोदी सीधे बीएचयू आने वाले थे। आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आया तो उत्साह की नई लहर दौड़ गई। ये जो लोगों का जमावड़ा हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक राजनीतिक सक्रियता जागी ऐसे वक्त में जब लोग राजनीति से घृणा करने लगे थे, नेताओं के प्रति आक्रोश था। लेकिन नजारा बदल रहा है और अब चंद मिनट के बाद हम सहित बतला दें, वो कारवां बस आने वाला है, क्योंकि आगे का रेला जो बीजेपी के उसका जो स्कूटर पे तैनात था वो धीरे धीरे निकल रहा है। अपनी परंपरागत विरासत के साथ वाराणसी राजनीति के बदलते हुए दौर को करीब से देख रही थी। लोगों की उम्मीद, लोगों के सपने, बदलाव की चाहत, महंगाई से राहत, भ्रष्टाचार से मुक्ति की आस और वाराणसी का विकास। यहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में कहीं न कहीं यही बात थी। लोगों का इंतजार जरा लंबा खिंच गया और धीरे धीरे भारी सुरक्षा के बीच मोदी का काफिला लंका गेट से बाहर निकला। सुरक्षा के सख्त पहरे की वजह से लोगों को नरेंद्र मोदी की झलक तो नहीं मिल सकी, लेकिन मोदी की मौजूदगी का असर पूरे माहौल में साफ नजर आ रहा था। नामांकन के वक्त भी मोदी पहले यहीं आए थे और मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। एक बार फिर मोदी लंका गेट के पास से गुजर रहे थे और अलमस्त और अलसाई रहने वाली बनारस की शाम की फिजा बदली बदली थी। वाराणसी के हर रंग को कैमरे में कैद करने के लिए हमारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। लंका चौक पर आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस ने डेरा डाला था। यहाँ पर हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने लोगों के मिजाज को परखने की कोशिश की। मोदी से आपको उम्मीद क्या है? अगर वो एमपी बनते हैं तो क्या चेंज करेंगे? वो पक्का बदलाव करेंगे, डेवलपिंग हैं, डेवलप करेंगे, बनारस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। मैं हालांकि गाजियाबाद से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि अगर वो बनारस में रहेंगे तो पूरा बदलाव करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुजरात में डेवलप किया है और सबका बोलती बंद किया है। जितने भी और पार्टियां हैं सबको पीछे छोड़। यहाँ पे क्या उम्मीद है आपको मोदी से? मैं सर चाहूँगा जो विदेशों में जो काला धन फंसा हुआ है वो मोदी जी से परीक्षा करूँगा, वो वहाँ यहाँ हमारे भारत में लाएं। उसके लंका गेट से मोदी का काफिला बीजेपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ चला। रंग बिरंगी छतरियों के साथ हजारों लोग रास्ते में साथ साथ चल रहे थे। बनारस की सड़कें जरा सकरी हैं और लोगों का उत्साह थोड़ा ज्यादा, शायद इसीलिए रफ्तार मध्यम हो गई। एक तरफ भगवा टोपियों वाला काफिला आगे बढ़ रहा था तो इस सड़क पर एक और रंग नजर आया। धीरे धीरे ही सही मोदी का काफिला खिसकने लगा और लोगों का जुनून बढ़ता जा रहा था। बनारसी साड़ी पर चढ़ गया है आज चुनावी रंग। जी हाँ, बनारस में बीएचयू से आगे निकले हैं नरेंद्र मोदी। सड़क के दो हिस्सों को देखिए, ये आज बनारस का रंग है। एक तरफ भगवा रंग हावी है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो भी एक सभा ठीक उसी जगह पर। बनारस से जो सड़क लंका और
रविदास चौक के बीच में है। उस सड़क की दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना एक जनसभा करके यहाँ पर कोशिश की है कि इस रंग को 2 हिस्सों में कम से कम बांटा जाए, लेकिन जो रंग बहुत हावी आज दिख रहा है वो है भगवा रंग। और इसीलिए इस हिस्से में देखिए काफिला जा रहा है नरेंद्र मोदी का, जबरदस्त सुरक्षा है, आरएएफ से लेकर तमाम कमांडोज है, सीआरपीएफ की तैनाती है। सड़क के इस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग है। धीरे धीरे ही सही मोदी का काफिला खिसकने लगा और लोगों का जुनून बढ़ता जा रहा था। शायद ये बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को अपने तरीके से दिया गया जवाब था, क्योंकि बेनियाबाग की रैली को रद्द करने को लेकर खुद मोदी ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। इस रास्ते से जरा हटकर हम आपको बेनियाबाग लिए चलते हैं, जहां बीजेपी एक और रैली करना चाहती थी। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने यहाँ के लोगों से बात की। तो ये प्रशासन ने, हम लोगों का जो सोचना है कि प्रशासन ने एक अच्छा कदम लिया है। आप लोग व्यापार करते हैं, यहाँ पे बिजनेस प्रभावित बल्कि बहुत सेंसिटिव एरिया है। हम लोग को तो जब यहाँ प्रशासन ने उसके पहले जब खबर आई कि यहाँ पे रैली होने जा रही थी, हम लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। गंगा जमुनी तहजीब है, बनारस का ढांचा इसी तरीके का है, तो आपको लगता है इतना कमजोर है ढांचा की एक रैली होगी और सब ध्वस्त हो जाएगा? यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको लेके यहाँ पर इस समय इसको भुनाया जा रहा है। बेनियाबाग की रैली तो नहीं हो सकी, लेकिन काशी की सड़कों पर लोगों का रेला चल पड़ा। लंका गेट से बीजेपी दफ्तर बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन लोगों के हुजूम और वाराणसी की सड़कों की वजह से नरेंद्र मोदी का काफिला तय कार्यक्रम से पिछड़ता चला गया। वाराणसी की शाम और गहराती चली गई। दिन का उजाला दूर हुआ तो क्या, सड़क पर वैसी ही भीड़, वैसा ही जुनून, लोग और उमड़ते चले गए। कहने को तो मोदी लंका गेट से बीजेपी दफ्तर जाने वाले थे, लेकिन इसे रोड शो कहें तो गलत नहीं होगा। काफिले की मंजिल बीजेपी दफ्तर थी, जहां इंतजार जारी था, जहां हजारों कार्यकर्ता मोदी का इंतजार कर रहे थे। आज तक ब्यूरो। बनारस है क्या? दरअसल ये सवाल बनारस की सड़कों पर घूमिए तब पता चलेगा। वाकई इस बार बनारस सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर नहीं, राजनीतिक रंगत में है। यकीन मानिए, बनारस में चाहे सफेद टोपी हो या भगवा टोपी हो, गंजी सफेद हो या भगवा हो, खूब बटी है। बीएचयू में चले जाइए, नजर आ जाएगा। वार्डन पोस्टर हटा देता है, स्टिकर हटा देता है, सुबह तक फिर चिपक जाता है। तो चलिए दस्तक में चलते चलते हम आपको सुनाते हैं एक बनारस युवा के जरिए बनारस को समझने की कला क्या होती है, जरा सुनते जाइए। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मरवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो हैं, यानी कि जो जिंदे हैं, जो हैं वो सुख बुआते हैं, और जो नहीं है फेंकने लगते हैं अपनी पचखियां। आदमी दशा सुमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, जो कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब से खाली फन से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का खालीपन। तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है, और इसी तरह खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। ये शहर आधा फूल में है, आधा मंत्र में, आधा शंख में है, आधा नींद में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है।